उम्मीद है वर्मा सर ने आपको ट्रैवल के साथ रोमांस कराया होगा। अगर आप एक सच्चे ट्रैवलर हैं तो रोमांस के साथ ट्रैवलिंग के डिटेल्स भी जानना ज़रूरी है। तो ये एपिसोड आपके लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पार्ट 1 में आपको क्या अच्छा लगा है वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। ऐसी चीज है जो आपको याद रह गई है, या फिर ऐसा जो मोमेंट्स, बहुत सारे ट्रैवलिंग में मोमेंट्स आते होंगे कि ये चीज मेरे को देखना ही था तो मैंने देख लिया, या एक्सपीरियंस करना था, एक्सपीरियंस हो गया, या फिर ये पता ही नहीं था कि एक्सपीरियंस होगा पर वो मिल गए। ऐसी कुछ चीजें या कुछ एक विशेष है। मैं करीब 12th के बाद मेरे घर में मेरे पापा ने रशियन किताबें लाना शुरू कर दिया। उस समय एक बहुत अच्छा था कि रशिया की किताबें रशियन में इंग्लिश ट्रांसलेटेड आती थी। हाँ, 5-5 10-10 रुपए में टॉप के नॉवेल्स, बाउंड्स नॉवल किताबें ली। तो मेरे पापा ने सारी किताबें जमा करके रखी थी। टॉल्स्टॉय के सारे नॉवेल्स, दोस्तोव्स्की एक अलेक्सी टॉल्स्टॉय करके एक राइटर है वो, अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन, अलेक्जेंडर पुश्किन, निकोलाई गोगोल, मैक्सिम गोर्की, इन लोगों की कहानियां पढ़ के उसी पे पला हुआ मैं जिंदगी के करीब 3 से 4 साल मैंने सिर्फ रशियन राइटर ही पढ़े क्योंकि उससे बड़ा राइटिंग दुनिया में है ही नहीं। जैसे वॉर एंड पीस से अच्छा नॉवेल मैंने अभी तक तो पढ़ा नहीं है। आई एम येट टू रीड। या अलेक्जेंडर पश्किन या इसकी दोस्तोव्स्की की कहानियां जो हैं, वैसी कहानियां मैंने तो भी नहीं पढ़ी, यानी उस लेवल का राइटिंग जो है वो नहीं पढ़ा मैंने, इसलिए रशिया मेरे को देखना ही था। तो रशिया में और ये सारी कहानियों का जैसे ना मराठी माणूस पुण्याचं लिहितो, पुणे उसका मेन वो क्योंकि कल्चरल सेंटर है, या फ्रांस का आदमी पेरिस में ज्यादा लिखता, वैसे इनका सारा जो मॉस्को नहीं रहता, इनका सारा जो सिटी है देखो उनका सबसे कल्चरल सिटी सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग में हम लोग 4 दिन थे। तो शाम के टाइम में करीब 5:30-6 बजे के करीब उन्होंने डिनर जल्दी ले लिया था क्योंकि होटल वहां से 29 किलोमीटर दूर था। तो लोग जाने लगे थे, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं और मेरी बीवी रुक गए क्योंकि शाम को हमको घूमना था। दुनिया के 4-5 जो सबसे खूबसूरत रास्ते हैं उसमें का एक रास्ता है जिसका नाम है नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। वो बताइएगा नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट सेंट पीटर्सबर्ग का थरोफेयर जिसको बोलते हैं, मेन स्ट्रीट जो है, अच्छा आर्टेरियल स्ट्रीट जिसको बोलते हैं। ओके। हर एक शहर में ऐसा एक स्ट्रीट रहता, जैसे दिल्ली में राजपथ है जिसको अभी कर्तव्य बन गया होगा, बिल्कुल, या मुंबई में मरीन ड्राइव का जो पूरा रास्ता, वैसे सेंट पीटर्सबर्ग का हिस्टोरिकली और ये भी इम्पोर्टेंट सारे थिएटर्स, बड़े बड़े महल, शॉपिंग मॉल्स। सबसे बड़ी बात यह कि उस स्ट्रीट के 4 किलोमीटर स्ट्रीट के दोनों तरफ सब मध्ययुगीन इमारतें हैं। अच्छा, 400 साल पुराने महल जैसे। और उन्होंने हेरिटेज, वो लोग बहुत यूरोपियन लोग एक चीज रख, जो हेरिटेज प्रॉपर्टी उसको हेरिटेज जैसा ही बाहर से थी। हाँ। अंदर से मॉडर्न रहेगा वो। अब ज़ारा का दुकान बाहर से देखेंगे तो वो पूरी पुरानी बिल्डिंग ही रहेगी। हाँ। सिर्फ छोटा सा ज़ारा लिखा रहेगा। अब आप अंदर जाएंगे तो फिर वो पूरा इंजीनियर पे आप कुछ भी कर सकते, बाहर से नहीं। ताकि आज भी आप सेंट पीटर्सबर्ग घूमेंगे तो आपको लगता है 600 साल पहले से घूम गए क्या, या वो उतना पुराना, यानी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी छोड़ा तो वहाँ कोई भी मॉडर्न चीज बदली नहीं है और इंटैक्ट। तो वो रास्ते से 4 किलोमीटर लंबा रास्ता, अन्ना करीना की हीरोइन भी उसी रास्ते से गुजरी थी, बड़े बड़े बग्घियों में 4 वाइट घोड़े लगे हुए। निकोलाई गोगोल का एक कैरेक्टर है जो गरीब आदमी रहता, वो बड़े मुश्किल से एक ओवरकोट बनवाता तो एक भूत उसका ओवरकोट निकाल के चले जाता, तो नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट से दौड़ते हुए भागता। हाँ। अलेक्जेंडर पुश्किन की एक कहानी है, उसका नाम ब्लिजर्ड है। तो उसने यहाँ स्नो स्टॉर्म आया हुआ है, तो नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट स्नो स्टॉर्म में कैसा दिखता, और उस स्नो स्टॉर्म में हीरोइन जो रहती जिसको हीरो से मिलना रहता तो वो कैसे मिलने जाती। तो ये सारी कहानियां मैंने पूरा मेरे सामने वो कंप्लीट विजुअल पिक्चर। तो रास्ते से घूमना चालू किया। अब यूरोप की एक खासियत है कि यूरोप में बस्कर्स बोलते होता, ऐसी यूनिवर्सिटी के ही लड़के रहते हैं मोस्टली, या फिर वहाँ के लोकल आर्टिस्ट रहते, जो लोग अपनी हैट उल्टी करके सामने रहते, भिखारी नहीं रहते वो लोग, बिल्कुल भीख नहीं मांगते, आर्टिस्ट हैं, और उनकी उल्टी हैट या कुछ तो भी सामने रख देते। आजकल तो वो QR कोड भी रखना शुरू कर देते कि लोग बस पैसा नहीं रहता तो QR कोड कर लो करके, तो वो बस्कर्स वैसे रहते। और फीस बहुत रहती है यूनिवर्सिटीज की, तो थोड़ा सा पैसा निकालना चाहिए करके वो थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब जैसा। बिल्कुल। और रास्ते पर, लेकिन मैंने रोम वगैरह में बस्कर देखे थे, लेकिन एक बस्कर के बाद दूसरा 500 मीटर के बाद में मेरे दिखता था। यहाँ हर 100 मीटर एक ग्रुप, कुछ वायलिन बजा रहे, कुछ गिटार बजा रहे, कुछ जगह फुल ऑर्केस्ट्रा, फुल कंप्लीट ऑर्केस्ट्रा। हाँ। पूरा
ट्रम्पेट्स के साथ और सैक्सोफोन के साथ और पूरा हर चीज वहाँ ड्रम का पूरा सेट के साथ बैठा हुआ, एक जगह पूरा ग्रैंड पियानो लेके बैठा हुआ है। चलो यहाँ तक भी ठीक, सारी बिल्डिंग्स इल्यूमिनेटेड, सारे पैलेसेस जो है उनका बहुत प्यारा इल्यूमिनेशन करके रखा, पूरे 4 किलोमीटर के रास्ते इल्यूमिनेटेड। सेंट पीटर्सबर्ग दुनिया के मैंने देखा हुआ अभी तक का सबसे खूबसूरत शहर है, हिस्टोरिक मैंने देखा, और होंगे लोगों के हिसाब से, लेकिन मैंने इससे खूबसूरत शहर नहीं देखा। हाँ। जैसा आपको पता है कि एक शहर में एक नदी हो तो भी वो खूबसूरत हो जाता है। हाँ। सेंट पीटर्सबर्ग में 5 नदियां हैं और 160 कैनॉल्स फैले हुए हैं पूरे शहर में। अपन वेनिस बोलते, लेकिन वेनिस से बहुत ज्यादा कैनॉल सेंट पीटर्सबर्ग, और कुछ कैनॉल्स इतने ब्रॉड है कि वो रिवर्स जैसे हैं, नदियों जैसे। और उन कैनॉल्स की वो जो कैनॉल है वो उसके बाद में बात आएगी। हाँ। तो ये इस रास्ते पे घूमा। चलो म्यूजिक तक भी ठीक था, एक आध दिन ऐसा रहता जैसा मराठी में आशीर्वाद सर का दिवस म्हणतो, वो जैसे आशीर्वाद जैसा दिन था कि हर चीज मैजिकली हो रही थी। अरे बाप रे। हाँ। यहाँ तक भी ठीक है, तो रास्ते पे स्ट्रीट डांसर्स भी, बैलेरिना नाच रहे, रास्ते पे बैले भी हो रहा, यानी ये देख के आंखें करीब करीब यानी अदा क्या मैं यार डोळ्यांनीच विठ्ठल पाहिला सर का ये क्या अदा थे। और यहाँ भी बात खत्म नहीं, चलते चलते फिर से जैसे मैंने वाला लक हैपन्स, मैं वो हर्मिटेज म्यूजियम जो है वो विंटर पैलेस, चलते चलते पता ये नहीं पता था मेरे को कि इसका एंड वहां होने वाला है करके। अच्छा। तो उस पैलेस पे पहुंचा और उस पैलेस से आगे गया तो वहाँ डॉक्स के ऊपर रात को बोटिंग होता, ये पता था मेरे को, और रात को 12 बजे भी बोटिंग रहती, ये मेरे को नहीं पता। तो रात को इत्तेफाक से करीब 11:45 बजे पहुंचे, 12 बजे निकल आ रही थी साइट सीइंग बोट जो रहती, रिवर क्रूज बोलते थे, तो रिवर क्रूज में कैनॉल क्रूज बोलते हैं, तो उस कैनॉल क्रूज में बैठे। 1,000 का टिकट था, करीब 2,000 रुपये हम दोनों की टिकट है। उसमें शैंपेन ला के दिया उसने, एकदम बबलिंग शैंपेन, 125 ml, मुझे 125, बीवी को, मेरी बीवी ने मैं नहीं पीती, उन्होंने शैंपेन पर नाम मत रख तुम नहीं पीना, जिसको बोल रहा मैं उसके लिए बड़ी आइसक्रीम बोला के दूंगा, इसको गाली मत दे, इससे बड़ी चीज। तो मेरी करीब 250 ml शैंपेन होगी वहाँ। लाइव ऑर्केस्ट्रा, ट्रम्पेट्स और सैक्सोफोन के साथ मस्त लाइव, और वो बोट निकली। हाँ। और वो पूरे रास्ते जो रहते वो बोट आती था ऐसे खुलते, 2 टुकड़े हो जाते उससे, उनके बीच में सामने जाते, फिर से वो पुल आगे और ट्रैफिक फिर से रिज्यूम हो जाता। और एक ब्रिज खुला कि उसके बाजू में पटाखे फूटना शुरू, रॉकेट्स नहीं है वो आसमान, क्योंकि मैं जिस सीजन में गया था उसको व्हाइट नाइट सीजन बोलते। अच्छा। सेंट पीटर्सबर्ग एकदम नॉर्थ पोल के नजदीक है, वहाँ कुछ ही दिन अच्छा वेदर रहता, बाकी के टाइम वहाँ -30 -40 ये कुछ 1.5-2 महीने रहते, जिस समय सूरज करीब करीब डूबता ही नहीं, ऐसा बोला तो भी चलता, क्योंकि उस दिन जिस दिन मैं गया था करीब 11 बजे सूर्यास्त हुआ था रात को, और 2:30 बजे सूर्योदय हो गया था। बाप रे, मतलब कुछ रात थी ही नहीं, रात करीब करीब नहीं, इसलिए व्हाइट नाइट्स बोलते। हाँ। कि नाइट्स आर ऑलमोस्ट व्हाइट। दोस्तों की कहानी भी थी व्हाइट नाइट्स करके। तो उस इसमें भी शैन पे थोड़ी तर्री चढ़ी हुई, म्यूजिक, वो इल्यूमिनेटेड पैलेसेस, और इतने पैलेसेस मैंने जिंदगी में साइड बाय साइड नहीं देखे। करीब 7 किलोमीटर अप और 7 किलोमीटर डाउन, तो पूरे 7 किलोमीटर दोनों साइड टू पैलेसेस थे, और सारे के सारे पैलेसेस ही। इसके लेवल का अनुभव मैंने, शायद ये मेरे जिंदगी का अभी तक का सबसे बड़ा जो पॉइग्नेंट मोमेंट में होते हैं, अत्युच्च क्षण जो मैं, ऐसा कहा जाता है कि जब आदमी मरता है तो उसको जिंदगी की जो सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो हम लोग जैसे को मेरे जैसे शोले के 1-2 डायलॉग आएंगे, 1983 का वर्ल्ड कप ये चालू हो गया, कोई समझ गया, मेरा आ गया। या मैंने इसमें मॉस्को के थिएटर में बैले देखा था, द स्वान देख करके, वो थोड़े से 2 पीसेस दिख जाएंगे। इधर बार्सिलोना में मैंने ओपेरा देखा था, रोमियो एंड जूलियट, वो बहुत बड़े थिएटर में। तो ये मेरे जिंदगी के ऐसे कुछ क्षण हैं कि जो वो रील चालू हो गई तो समझ दूंगा क्या हो गया। कहीं तो एक मैंने किसी से बात करते हो एक चीज सुनी थी कि ऐसी कुछ स्टोरी बता रहे थे हो कि कोई एक जा रहा था ट्रैवल करने, क्लासरूम चल रहा था, क्लासरूम में एक बच्चा उठ के बोला कि मैं सर अगले 2-3 दिन नहीं हूँ, तो आप मेरे को छुट्टी ग्रांट करिए। तो बोले, तू कहाँ जा रहा है? तो बोले, मैं घूमने। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो बोले, वो तो देखने के लिए सब चीजें ये वो। तो कहाँ रुकेंगे फिर तुम लोग? टेंट डालोगे? नहीं मतलब टेंट नहीं डालेंगे, हम होटल करेंगे। तो बोले, अगर होटल में जाके लोगों के यूज्ड बेड में सोना है तो अपना बेड क्या बुरा है? बड़ा सही बात है ना। तो वो क्वेश्चन इतना हिट हो गया, बोले मेरे को, वो बता रहे थे कि इतना हिट हो गया कि मेरे को समझा, हाँ बराबर है कि मैं अगर जा रहा हूँ तो मैं किसी के यूज बेड पर सोने के लिए तो नहीं जा रहा हूँ, ऑब्वियसली। बिल्कुल सही। तो ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, ये मैंने इसलिए पॉइंट छेड़ा क्योंकि जनरली आजकल क्या है बताता हूँ आपको। एक तो इतनी फास्ट लाइफ है कि हर एक को देख के टिक मार्क करके वापस आना है, पहली बात। नंबर 2, अगर कोई आदमी मिल भी गया साथ में जो थोड़ा बहुत शौकीन है,
वो भी इस वजह से शौकीन है क्योंकि उसको रात को कुछ पीना है, यानी उसका खत्म हो गया, उसका टूरिज्म जो है उसका खत्म हो जाता है वहीं पे, कि वो रात पहुंचेंगे, रात को वाइन शॉप से लेके आएंगे, उस शहर का वाइन शॉप उनको बराबर मारो वैसे तो वो बुरा है इसको। हाँ, तो वो करके आते। तो ऐसे कुछ टिप्स दीजिए, जैसे आप अभी ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते, तो मैक्सिमम चीजें तो आ गई है, पर कुछ ऐसी टिप्स है जो विच आर वेरी मच मैंडेटरी अगर आप घूमने जा रहे हो तो मैंडेटरी टिप्स बताइए। एक सबसे पहली चीज आपने जो बोला उसी पॉइंट पे आगे बढ़ा। टूरिज्म दो तरीके के लिए करता है, एक एक्सप्लोर करने है, एक यानी एस्केप होने के लिए है, और एक्सप्लोर करने के लिए। बिल्कुल, बहुत से लोगों के लिए टूरिज्म एक एस्केप रहता है कि इस झंझट से तो इससे कहीं तो भी भागना है। अगर आप इसलिए टूरिज्म कर रहे हैं तो उस टूरिज्म को कोई खास मतलब, तो फिर आज के डेट में 90% लोग यही कर रहे हैं। वही तो भी कर रहे हैं। आजकल का लाइफ बहुत हेक्टिक हो गया है, और सीधा बोलना है इन्हें बोलने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत से जो जॉब्स है सो कॉल्ड IT सेक्टर के, ये वो जॉब जो है, ये इन लोगों को अमेरिका में एक अच्छा वर्ड भी है, उनको कूलीज बोलते हो लोग। वाह, इलेक्ट्रॉनिक कूलीज। बिल्कुल। पुराने जमाने में कूलीज को लेके जाते थे रबर प्लांटेशन में काम करने के लिए या तंबाकू खेतों में काम करने के लिए। आज सिर्फ प्लांटेशन बदल गए है पुलिस। आज सिर्फ एयर कंडीशन ऑफिस में और छोटे छोटे ब्लॉक्स में उसमें बैठ के वो लोग काम करते बड़ा। तो ये लोग इतने बेचारे, और सवेरे तो इतना अनक्रिएटिव काम है, बोलने को अच्छा नहीं लगता। जो 2-4 लोग सॉफ्टवेयर बनाते उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, 5% लोग दुनिया में हमेशा टॉप के रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी 95% लोग जो है वो इतना बकवास काम करते रहते। बिल्कुल। और ऐसा बकवास काम 9-9, 10-10 घंटे करना। हाँ। या अगर आप सेल्स में हो तो अमेरिका का आदमी आपको गाली देता तो इंडियन का वो 2-4 गंदी गालियां लगा देता, कंटिन्यूअसली इंसल्ट में रहना। दे वांट टू एस्केप। कुछ तो भी उनके लिए छुट्टी जो रहती, बाहर जाता मस्त फटे तक सोता हूँ, फटे तक 10 फटे तक ही रोपाते, बेटे तक दारू पीता, बेटे तक कुछ तो भी खाता। इट इज एन एस्केप। टूरिज्म मेरे हिसाब से कभी भी एस्केप नहीं है। टूरिज्म मेरे लिए एक्सप्लोरेशन, जिसको बोलते शोध जाला मराठी हम तो खोज। और ये 2 खोज है, बाहर के दुनिया की खोज, और बाहर खोजते खोजते आप अपने आप को भी खोज। ठीक है, फिर से अध्यात्म बढ़ जाएंगे। क्या अध्यात्म का अल्टीमेट मतलब क्या? अपने आप को जानना। लेकिन अपने आप को जानने के भी 2 तरीके हैं ना, कि सिर्फ तुम अपने अंदर ही जाओ या फिर बाहर की दुनिया तो ये करके थे। मेरे को वो ज्यादा अच्छा लगता। तो टिप नंबर 1 मेरी ये रहेगी कि अगर आपको सिर्फ दारू पीने के लिए और बहुत सा मार्केटिंग करने के लिए जाना है तो मत जाइए, अपने शहर में रहिए। आजकल अपने शहर में सारी दारू भी मिलती और शॉपिंग करना से ऐप पे भी हो जाता है। हाँ, वो खरीदारी करना है तो सारी खरीदारी करनी है। तो अगर ये 2 ही चीज के वजह से जा रहे हैं, यानी लोग कितने पागल, इसका भी एग्जाम्पल देता है ना, शॉपिंग के लिए कितने पागल। हाँ। मैंने पहला टूर हांगकांग वगैरह किया था, एक फैमिली थी, वो कहीं भी उतरे कि शॉपिंग मॉल में जाके घुसते। आखिर में जब हम एयरपोर्ट निकलने लगे तो एक जगह बस रुकी थी तो वो फिर से मॉल में घुस गए देर के लिए। उसने बोला भी था कि 15 मिनट में आ जाओ, वो आधा एक तो लेट आया। वो औरत थोड़ी गिल्टी चेहरा ले गया, तो लेट हो गए करके उसको पूछा लोग क्या ले गए, हेलमेट लेके आई थी। हेलमेट, ये शॉपिंग हो गया। यानी हांगकांग से हेलमेट मिला, यानी लोग इतने दीवाने शॉपिंग के। तो सबसे पहली तो ये चीज है हेलमेट है ना। पहले सब लोग हंस रहे थे उसके, ये क्या था। टिप नंबर 2 बहुत नागपुर की भाषा में बारीक वाली टिप है, जो मैंने मेरे अनुभव से आई कि जब तक आप पर्टिकुलरली कुछ ऐसे शहर जैसे बनारस हो गया, जगन्नाथपुरी, ऐसे ही रोम, जब तक आप बेमतलब निरुद्देश्य घंटों इन शहरों की गलियों में नहीं घूमते तब तक आपसे शहर बात ही नहीं करता। शहर अजनबी जैसे रहा। अगर आप सिर्फ बस के खिड़की से ही शहर को देख रहे हो या टैक्सी के इससे देख रहे हो तो शहर आपके लिए अजनबी रहता, शहर आपके लिए सामने आता ही नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि शहर आपसे दोस्ताना करे, शहर आगे बढ़े, अपना हृदय आपको दिखाए, अंतरंग आपको अपने बारे में, तो आपको बेवजह घूमना, बेमतलब निरुद्देश्य गलियों की छानते आना चाहिए। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसी गलियां छानते हुए ऐसी ऐसी चमत्कारिक चीजें मिल जाती कि जो किसी टूरिस्ट गाइड में और इसमें दी हुई नहीं रहती। जैसे मैंने जिंदगी की बेस्ट चाय जब पी है तो जोधपुर की गलियों में बीच में कोई एक चाय के ठेले वाला मिल जाता है। मेरे को याद है अभी भी, जोधपुर की बात है, ठंड बहुत थी, एक ही चाय का ठेला ऐसा था जिसने ठंड का मैंने ध्यान रखा था। उसने जो ग्लासेस थे कांच के वो उबलते पानी में रखे हुए थे। तो क्या होता है, चाय डालो तो ग्लास ठंडा हो जाता है ठाम में। तो वो एक ये ऐसी गली कुछ में ऐसी कुछ चीजें मिल जाती कि वो उसमें से उबलते पानी से ग्लास निकालता था, जो गर्म ग्लास है उसमें गर्म चाय डाल के देखता था ताकि वो काफी देर पे गर्म रहे। या मथुरा के गलियों में घूमते समय वहां कोई तो भी एक
बारात जा रही थी, उसके हम एक गांव के एक शहर के ऐसी कस्बे की बारात, वो बारात में वो हस्बैंड जो है वो गॉगल पहना हुआ ऐसा गॉगल पहना हुआ हस्बैंड को भी ने खास एकदम ही अंधे अंध महाविद्यालय का आदमी लगे ऐसा गॉगल, और सामने पटाखे ये हो रहा है। ऐसी अद्भुत चीजें अपने को दिखाई थी। तो ये बात याद रखना चाहिए, पर्टिकुलरली जैसे अपने टेम्पल टाउन से, फिर वो है हरिद्वार हो जाए, मीनाक्षीपुरम हो जाए, कांचीपुरम हो जाए, बिल्कुल, या फिर बनारस वगैरह जैसे शहर हैं, इलाहाबाद जैसे शहर है, जो गली कूचों वाले शहर, जोधपुर है, उदयपुर है, रोम जैसे मैंने बोला, रोम गलियों गलियों, पुराना जो शहर है रोम जो है वो गलियों का शहर है। तो ऐसे वक्त क्या होता है, जिसको बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ऐसा बोलते ना हिंदी में, तो यहाँ बिना मांगे मोती मिल जाते कभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले, तो अगर आपके पास वक्त है, और वक्त निकालना चाहिए अगर आप टूरिस्ट बनना चाहते तो कम से कम ऐसे शहरों में जाते समय जस्ट लेट योरसेल्फ भी। आजकल तो पुराने जमाने में काफी ये तो भी डर लगता था कि मैं खो जाऊंगा, हाँ, आज तो गूगल है, आप कहीं से भी बाहर निकल सकते, किसी भी लोकेशन से बाहर निकल सकते। जैसे मैं आपको बताता, मैंने रोम जब घूम रहा था तो वैसे ही रोम में हुआ, शाम को 6 बजे वैटिकन देखता हूँ, लोग चले गए, मतलब गुड बाय रोम रात को ही देखने में मजा है, वो गलियों में घूमने। रोम अपने बनारस जैसी छोटी छोटी चीज थे। तो मैंने पढ़ा हुआ था कहीं तो भी, लेकिन हर चीज तो देखने में टाइम नहीं रहता ना, अपने को टाइम लिमिटेड। एक बर्निनी करके माइकल एंजेलो जितना ही बड़ा मूर्तिकार था, वो हाथी बड़े अच्छे बनाता था, और कोई तो भी एक प्लाजा में उसकी हाथी की मूर्ति थी, तो वो कहा है तो ही नहीं। और वहाँ दूसरी एक स्पेनिश स्टेप नाम की एक जगह है, अच्छा, जो मिशन इम्पॉसिबल, वहाँ एक पूरा आखिरी का वो फाइट हुआ था, स्टेज डेट। तो रोम में हम लोगों ने घूमना शुरू किया करीब 6-6:30 बजे, वो गलियों को घूमते घूमते अचानक उस प्लाजा के सामने आके खड़े, जो सोचा भी नहीं था, जब बर्निनी का हाथी खड़ा हुआ था, ये तो मिल गया, इसके बाद बोनस भी मिला। वहाँ एक इंडियन बस्कर था, अच्छा, अपना भारतीय स्टूडेंट था, हाँ, वो वायलिन बजा रहा था, और वहाँ एक इटालियन लेडी थी, उसकी छोटी बच्ची उसके आजू बाजू मस्त अपने अंकल के आजू बाजू नाच रही थी। ये एक एडिशनल, एक बोनस आइटम बोलते, ऐसा वो बोनस आइटम भी वहाँ मिल गया। अगर वो गलियों में नहीं घुमा रहता, फिर चलते 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 वो एकदम स्टेप्स आ गया अपने। अरे ये तो पिक्चर में कई बार देख चुके, एक रोमन हॉलिडे करके पुराना पिक्चर था जिसपे चोरी चोरी वगैरह पिक्चर बना। अरे ये स्टेप्स तो देखे हुए, फिर मेरे ध्यान में तो स्पेनिश स्टेप्स है। फिर वो स्टेप्स पे चलते हुए ऊपर गए तो बहुत बड़े, यूरोप में फाउंटेन्स बड़े खूबसूरत रहते हैं, वहाँ पूरे स्कल्पचर्स वगैरह बने रहे, बहुत बड़ा फाउंटेन, सामने शायद स्पेन या किसी देश की एम्बेसी थी। फिर से मेरा भाग्य ऐसे कि काला कुत्ता भी नहीं था वहाँ, मैं, मेरी बीवी, वो एम्बेसी के बाहर खड़ा हुआ गार्ड, कोई नहीं, खाली, करीब 8:30 का टाइम, और पूरा हिल के ऊपर है, स्टेप से ऊपर गए तो पूरा शहर नीचे जगमगा रहा, उधर वो वेटिकन का वो डोम जो है वो दिख रहा जगमगाते हुए। तो ऐसे यानी बेहोश होने के डर, बेसिक तो बड़ा नहीं हुआ, ये क्या चल रहा, वही जो ना, यानी कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनी औकात तो भी है कि इतनी खूबसूरती अपनी को देख, ऐसा भी कोई लगने लगा कि अपनी औकात नहीं इतनी खूबसूरती देखनी। अपने को खुद को ऐसा लगता है इतना मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मेरे को नेचर इतनी चीजें होता है। तो इसलिए बेमतलब घूमना बहुत। और एक चीज मेरे को ये भी अच्छी लगती है इसमें, कि हम लोग किसी मूवी में देख के उस जगह जाए, उससे ज्यादा मजा इसमें आती है कि हम देख के फिर मूवी में पता चला, तो उसमें ज्यादा मजा आती है। सही बात। तीसरी जो टिप है वो है ना, कई बार जैसे आजकल इंडिया में बोला जाए, आजकल सब लोग बस एसयूवीज आ रही हैं 7-7 सीटर, एंड सैटरडे संडे लोग जो रहते हैं हिल स्टेशन वगैरह में 2-2 किलोमीटर के ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो आज इंडिया में पर्टिकुलरली हिल स्टेशन की अगर बात करें तो ऑफ सीजन इज द बेस्ट सीजन, ऐसा मैंने कहा। अगर आपको दार्जिलिंग जाना है, पचमढ़ी जाना है, तो ठंड में जाओ, अच्छा जहाँ लोग कम रहते, क्योंकि खूबसूरती उतनी ही रहती, और ठंड की वजह से सीजन नहीं है करके वो एसयूवीज जिसको मराठी बोलते हैं ना, डोके 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 डोके, सिर देखने की वजह भीड़, इतना सा वाटरफॉल रहता है और 500-500 लोग सेल्फी लेते रहते, कोई तरह वाटरफॉल डरा हुआ दिखता। ऐसे भी होता, मैं कूद में गया था, मैं ऐसे इन सीजन चला गया था कूद में, तो वाटरफॉल जाते समय वही मेरे को डर लगा कि कार पार्क चालू हो गया 2-3 किलोमीटर पहले से ही, पैदल जाना, वहां जाने को बेचारा वाटरफॉल ऐसा लगा कि वो डरी हुई लेडीज ऐसा खड़ा है, और बाकी उसकी बेचारे के उतना पानी नहीं था उसमें कि 2,000 लोग उसके सामने से देखे हमारा, बिल्कुल। बहुत सी जगह आज तो सीधा बोले ना, ऑफ सीजन इज द बेस्ट सीजन, इसलिए ऑफ सीजन में ट्रैवल किया जाए। उसके बाद अगर फॉरेन टूर की अगर अपन बात करें इंडिया में भी, देखिए 2 सीजन रहते, एक तो पूरा ऑफ सीजन रहता या एक सीजन रहता, इसके बीच के सीजन को शोल्डर सीजन बोलते। फुल सीजन और ऑफ सीजन के बीच का शोल्डर सीजन अगर लिया पर्टिकुलरली फॉरेन ट्रैवल के लिए, तो पैसे की भी बचत हो जाती। और जैसे अब मैं शोल्डर में जा रहा हूँ, तो ये जस्ट स्प्रिंग शुरू होने वाला है, तो एकदम नए जो ताजे पत्तों की ताजगी जो रहती, ताजे फूलों की, यानी मेरे को स्टार्टिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन, बिल्कुल
कभी कभी टोटली नॉन सीजन भी बड़ा अच्छा सीजन है। जैसे कश्मीर जो है, लोग वो जनवरी मार्च अप्रैल में जाते क्योंकि वो बसंत ऋतु का रहता है, लोग है। लेकिन कश्मीर का उतना ही हसीन सीजन अक्टूबर में जब पतझड़ गए, वो जो चिनार के जो झाड़ हैं उसके पत्ते गोल्डन और लाल पत्ते जो हैं वो सब तरफ फैले हुए रहते, बहुत खूबसूरत दिखता कश्मीर उस। और उस समय टूरिस्ट नहीं रहते उस वक्त अक्टूबर में, और जो उस समय बहुत ठंड भी नहीं रहती। ठीक है, नवंबर दिसंबर में रहने तो ठंड बहुत रहेगी। तो कश्मीर विजिट करने का एक बहुत प्यारा सीजन यानी ये सीजन है जो ऑफ सीजन है, टोटली कोई नहीं जाता वहाँ। तो सब खाली भी मिलता है, सब सस्ता भी मिल जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। उसके साथ कश्मीर की वो खूबसूरती देखने को मिलेगी जो सर्वसामान्य आदमी को देखने को नहीं। पर उसके लिए मेरे को लगता है थोड़ा रिसर्च भी जरूरी रहेगा लोकेशन वाइज, क्योंकि कोई कोई जगह आप ऑफ सीजन बिल्कुल ही जाना ठीक नहीं रहेगा। लोग तो थोड़ा सा है ना, आप बिना मेरे के जैसे आप बोल रहे हो कि आप शोल्डर सीजन में जा रहे हो, मींस कि सीजन स्टार्ट होने वाला है, ऐसा नहीं है पीक पे रहेगा। नहीं, लेकिन ये ऑफ सीजन हो गया। हाँ, पर कभी कभी ऑफ सीजन में भी कुछ जगह चीजें अच्छे रहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा रिसर्च भी जरूरी है। तो ये भी जानना सबको जरूरी है कि उसमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, बस ऐसे ही नहीं कि हाँ स्टडी तो करना ही है। जो बोल रहे स्टडी इज दी, और स्टडी लोगों को ऐसा लगता कि स्टडी करने का फायदा ही होता ना, क्योंकि स्टडी करते समय तो मजा आता ना। हाँ, जैसे मैं 6 महीना अगर फॉरेन टूर का स्टडी करता हूँ तो वो 6 महीने मेरे अच्छे नहीं जा रहे क्या? बिल्कुल, वो 6 महीने मेरे अच्छे सर। हाँ, अगर जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया गया था 6 महीने पहले से हिस्ट्री की बुक्स, वहाँ के नॉवेलिस्ट, वहाँ की शॉर्ट स्टोरीज ये पढ़ना शुरू कर दिया था। वॉकिंग वीडियोस मिलते आजकल बहुत बढ़िया। अच्छा, वॉक इन सिडनी, हाँ, वॉक इन, जैसे वो वॉक वीडियो देख के मेरे को पता पड़ा कि मेलबोर्न का सबसे खूबसूरत इलाका जो है वो साउथ गेट करके इलाका है, जहाँ वॉकिंग वीडियोस देखे हुए थे। हाँ, तो वहां चलते हुए जाओ अगर, तो मैं और बीवी करीब 4-5 घंटा घूम रहे थे मेलबोर्न में। तो अगर मैंने वीडियो ही नहीं देखा रहता तो मेरे को थोड़ी पता रहता कि मेलबोर्न में उस जगह जो साउथ गेट वो सबसे जगह है। तो प्रिपरेशन तो आपको करना ही। बिल्कुल। नेक्स्ट टिप मेरी है कि आजकल तो सब फोटो वाली जनरेशन है, उनको अच्छे फोटो चाहिए रहते। तो फोटो लेने की सबसे अच्छा जो वक्त है वो ट्रांजिशन टाइम है। अगर आउटडोर फोटोग्राफ यानी सुबह का वक्त, जब सूर्योदय का वक्त, संधि काल, और शाम का वक्त। तो आप भले ही घर में 12 बजे सो के उठते हो, लेकिन कृपा करके अगर आप अच्छे फोटो चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठिए। जल्दी उठने के और भी कई फायदे रहते हैं। जैसे मेरे को ये नई चीज पता पड़ी कि मैं द्वारकाधीश का मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर, मैंने शाम की भी आरती अटेंड की थी, पैट की भी आरती अटेंड की थी। तो मेरे को ध्यान में आया कि शाम में बहुत रश हो जाता। शाम में इतना रश था और जगन्नाथपुरी के मंदिर की आरती कि मेरे को डर लगने लगा था कि ये जो भीड़ में मैंने मर ना जाऊं, ऑक्सीजन कम हो जाए, इतना भयानक। और वही सवेरे कोई भी नहीं था, हार्डली 50-60 लोग थे, और उसी ग्लोरी में उतनी बढ़िया आरती। तो द्वारकाधीश के मंदिर की आरती, ये आरती, तो मेरे ध्यान में अरे तो सवेरे जाना चाहिए। तो पर्टिकुलरली हिंदू मंदिर या बौद्ध मठ वगैरह अपने को जाना है तो मॉर्निंग टाइम सबसे अच्छा। पहाड़ और नदियां ये तो खूबसूरत सवेरे के टाइम में बहुत सुंदर दिख। और मैंने ये खुद को अनुभव किया कि इस्लामिक जो इमारतें हैं, मीनार है या गुम्बद है, ये शाम के टाइम, ये इवनिंग आर्किटेक्चर, इवनिंग में पहुंचे तो वो एक अलग अद्भुति यानी क्या एक रहस्यमयता आ जाती है उन सारी चीजों। और ट्रांजिट टाइम में जैसे, या फिर जैसे हांगकांग, मेलबोर्न, सिडनी, जहाँ बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स है, दुबई, इसमें अगर आपको बिल्डिंग्स को फोटोग्राफ करना है, हाई राइज को, तो सबसे अच्छा टाइम है सनसेट के जस्ट बाद। क्योंकि सनसेट के जस्ट बाद रोशनी कम हो गई रहती, लेकिन आसमान पूरा काला नहीं हुआ रहता, लेकिन बिल्डिंगों में रोशनी जलना चालू हो जाती। तो वो टाइम में जो फोटो आते, जैसे ये फोटो जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये मैंने गोल्ड कोस्ट का फोटो है, जो गोल्डन दिख रहा है, गोल्ड। तो ये पूरा शहर गोल्ड जैसा दिख रहा है। तो मेरा एक फोटो तो भी उस शहर का होना चाहिए जिसमें पूरा शहर गोल्ड जैसा दिखे, और वो बहुत मॉडर्न शहर है और दुनिया भर के स्काई स्क्रेपर्स है वहाँ, बहुत खूबसूरत, जैसे इस फोटो में आप देख ही रहे हैं। हम लोगों का सनसेट क्रूज था उसमें, वो फॉर्चुनेटली, और जहाँ शहर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सनसेट हो रहा था। वो दूसरा भाग्य की बात, अगेन वही सचिन तेंदुलकर का लोग है। अब हुआ क्या, उन्होंने सनसेट क्रूज करीब 5-5:30 बजे शुरू किया, लोगों ने सब बाहर आए, निकले वगैरह, लोगों ने नाचे बीचे, थक गए। और जब एक्चुअली फोटोग्राफी का टाइम था तो लोग सब अंदर जाके बियर पीने और दारू पीने बैठ गए, क्योंकि उसमें विच डिनर और विच ये था। अब मैं उस वक्त में बाहर निकली, उस वक्त में हम लोग अब मूवमेंट आ रहा है वो मैजिकल, बिल्कुल, क्योंकि फोटोग्राफी को एक मैजिक मूवमेंट है। आपका 2 मेगापिक्सल कैमरा भी 1000 मेगापिक्सल कैमरा से ज्यादा फोटो अच्छा ले सकता, अगर आपके पास वो आंख है और वो सेंस ऑफ टाइमिंग। बिल्कुल बराबर एक ऐसा, वो हार्डली वो 30 से 35 सेकंड ही रहता वो, कि जब सनलाइट इस तरीके से गिरता रहता कि पूरा शहर गोल्ड बन गया।
मोल्टन गोल्ड कंप्लीट। तो वो जो कलर ये फोटोग्राफ में अपन देख रहे हैं, तो ये कलर उस वजह से आया हुआ है। बिल्कुल। या ये जो मेलबोर्न का जो फोटो है, ये साउथ गेट का फोटो है, ये बराबर उसी दौरान, लेकिन थोड़ा अंधेरा, थोड़ा आगे जाने के बाद का जो फोटोग्राफ लिया हुआ है। तो अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो, सभी लोग इंटरेस्टेड है, आप शेयर करना चाहते हैं तो ये करिए। एक और बहुत छोटी सी चीज जो लोग नहीं करते, ये मैंने अपने अनुभव से सीखा है, कि होटल का रूम बुक करते समय booking.com इसमें कई बार लोग रूम के साइज को नहीं देखते। वो सिंपल चीज है कि रूम का साइज भी देखो। अगर 100 स्क्वायर फुट की रूम दिखा रहा है वो, तो वो रूम यानी बिल्कुल कैबिनेट में रहे, यानी कैबिनेट में गए जैसे कि वो 100 स्क्वायर फुट विथ बाथरूम और ये सब ऐड करके बता रहा है, यानी एक्चुअल रूम में 70 स्क्वायर फुट की है। बराबर। इसका मतलब वहां सिर्फ एक डबल बेड आने वाला, वो चलने को भी आजू बाजू जगह नहीं रहने वाला। कई लोग बोलते हैं कि होटल का अपन घूमने जाते हैं, होटल नहीं, होटल अच्छा होना ना, अपन अफोर्ड करा अच्छा होना। होटल ये नहीं कि मैं एकदम 5 स्टार में जाकर, बराबर। लेकिन मेरी जो औकात है, और मैंने एक बार उसमें भी थोड़ा सा मैंने देखा कि अगर जितनी अपनी औकात है उससे अगर 25% ज्यादा खर्च करो तो 100% ज्यादा मिलता है अपने को। ज्यादा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हाँ। मुंबई में सबसे खूबसूरत जगह कौन सा है? तो मरीन ड्राइव। तो अगर मुंबई में रुकना है तो मरीन ड्राइव पे रुकना है। अगर आप वहीं रुक गए बिल्कुल कि रात में रूम में से आपको मरीन ड्राइव दिखा। अब अगर आप फोर्ट में साउथ बॉम्बे में होटल लेंगे, बराबर, तो जैसे मैंने देखा बुकिंग, तो साउथ बॉम्बे के होटल 5,000 5,500, और यहाँ था जो होटल था जो बिल्कुल मरीन ड्राइव पे था, जहाँ से अपने रूम में से अपने को मरीन ड्राइव थे, वो 7,500 के करीब था, सब टैक्स वगैरह में। तो मैंने वो 7,500 रूम लिया। तो 7,500 रूम लेने से मेरे लाइफ का टेक्सचर ही बदलेगा, क्योंकि मरीन ड्राइव नॉन स्टॉप सामने दिख रहा, पर्दा खोल तो अपने जो इंडिया का सबसे खूबसूरत रास्ता, सीधा बोल रहा है, उससे खूबसूरत रास्ता सिर्फ वो दिल्ली का राजपथ है करते होकर, और कलकत्ता का वो जो ईडन गार्डन्स के पास का जो विक्टोरिया गार्डन के पास, ये 3 इंडिया के सबसे खूबसूरत रास्ते। तो वो क्या हो गया कि 24 घंटे तुमको मरीन ड्राइव ही मिल रहा है। 1,500 से 2,000 ज्यादा खर्च किए, लेकिन वो 1,500 2,000 में इस लोकेशन पर, और वो इतना शानदार लोकेशन था कि अगर लेफ्ट को जाओ तो 100 मीटर के ऊपर बेबोर स्टेडियम, राइट को जाओ तो 300 मीटर के ऊपर वानखेड़े स्टेडियम, और मुंबई के शॉपिंग मॉल्स, एक 1.5 किलोमीटर गया तो चर्चगेट स्टेशन, 2 किलोमीटर गया तो हीरोज सिनेमा, जहाँ मल्टीप्लेक्स, जहाँ मेरे को होता पिक्चर देखना था, IMAX। तो ये सारे नजदीक ही थे। तो पैदल घूमने शायद यहाँ 1,500 ज्यादा खर्च हो गया, लेकिन बाकी पैसा बच भी गया। कि मैं ऐसे होटल में रुकता तो टैक्सी से आने जाने में मेरे को ये सब चीजें बराबर लगे। तो उसका भी पूरा हाँ, तो वो प्लान तो प्लानिंग इसलिए रूम का साइज देखा था क्या है, वहां से मेरे को पता हुआ उसने 170 स्क्वायर फुट लिखा हुआ था। हाँ, 170 ठीक है, कि 30 स्क्वायर फुट का बाथरूम अगर निकाल भी दिया तो भी अपने पास 150 स्क्वायर फुट है ना, सफिशिएंटली रूम अच्छा होना चाहिए, रूम में रिलैक्स होना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छा होटल हो तो जैसे मेरे को नॉर्मली 8 घंटे सोने की आदत है, लेकिन अगर अच्छा होटल तो 6 घंटे में आप बिल्कुल फ्रेश हो। बाथरूम अच्छा, बाथरूम साफ रहना चाहिए। फॉरेन में तो क्या होता है, मेरी बीवी को थोड़ा जैसे संधिवात का डर है, पैर का इसका तकलीफ है, तो जनरली फॉरेन टूर पर हम वही होटल लेते जहाँ टब बाथ है। अब टब बाथ रहा तो एक दुनिया ही बदल जाती, क्योंकि आप दिन भर थके हुए रहते, रात को मेरी बीवी जो है वो टब बाथ का ये ऑन करके गर्म पानी की टब में आधा घंटा वो बैठ जाती, पूरा बदन की वो अच्छी सिकाई हो जाती, ये होता है यू आर फ्रेश। तो होटल को कम महत्व नहीं देना, और अगर विद ब्रेकफास्ट होटल मिलते होगा तो वो लेना, क्योंकि कई बार अच्छे होटलों का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा रहता है, बहुत इलेबोरेट ब्रेकफास्ट रहता है। वो ब्रेकफास्ट पर्टिकुलरली 4 स्टार और 3 स्टार होटल पे तो इतना लंबा चौड़ा ब्रेकफास्ट रहता कि फिर तो लंच भी लेने की जरूरत नहीं रहती, उसके बाद से जाता है क्या, जस्ट छोटा मोटा खा लिया फिर एकदम रात के खाने की जरूरत। ये छोटी छोटी चीज है, लेकिन अपन ये चीजें मिस करते हैं, ये छोटी छोटी। बिल्कुल। एक और छोटी सी टिप और ये दूंगा कि जैसे मेरे पे 4-5 जगह, जैसे मैं राजस्थान में जा रहा हूँ, तो समझ मैंने सोचा कि मैं जयपुर, उदयपुर, रणथंभौर, ये 4-5 जगह देखना, तो टैक्सी करना ये सबसे अच्छा तरीका है। अपने को लगता है टैक्सी महंगी पड़ती, टैक्सी महंगी नहीं पड़ती, क्योंकि आप बसों से जाएंगे तो आपको बस के टाइम पे, सपोज मेरे को सपोज जयपुर से कहीं आगे जाना है, पुष्कर जाना, तो वो बस के टाइम पे ही मेरे को बस मिलने वाली। टैक्सी रहेगी तो मैं जिस टाइम चाहूँ उस समय निकल सकता। बराबर। तो टैक्सी का फायदा ये हो जाता है कि भले ही टैक्सी में ज्यादा पैसे जाता, लेकिन जो टूर आप नॉर्मली 6 दिन में करोगे वैसे वो आप 4 ही दिन में कर सकते। तो ये 2 दिन का होटल का खर्चा आप बचा सकते और ज्यादा अच्छी तरह दिख सकते, क्योंकि टैक्सी आपके बाप की है। आप उसको जब बोले उसको बोले, रणथंभौर मेरी इच्छा थी कि मतलब सवेरे 5 बजे देखना हो जनरल, मेरे को पता था कि वहाँ जो किला रखा वहाँ मोर वगैरह बहुत आते कर। तो मैंने उसको बोला था कि रेडी रहे 5 बजे, वो बिल्कुल पूरा टैक्सी धो धा के गाने वाने उसके खाते राजस्थानी फोक लगाए, वो उसने 5 बजे बिल्कुल मुँह अंधेरा हो गया।
क्योंकि अपने बाप की गाड़ी है। हाँ। और दूसरा फायदा ये हो जाता है कि फिर अपन शहर से दूर भी रुके तो फर्क नहीं पड़ता, तो अपन होटल सस्ते रुक सकते। क्योंकि कई बार हाईवे के ऊपर अगर बहुत बढ़िया बढ़िया होटल्स रहते हैं जिनका रेट कम रहता, क्योंकि मतलब सिटी, और अपने को सिटी सेंटर की अब जरूरत ही नहीं, क्योंकि टैक्सी है, उससे अपन चल रहे हाँ भाव कौन से होटल जा रहे हैं, चल रहे भाव। बिल्कुल। और कभी कभी अच्छे अलग अलग कैरेक्टर्स भी बहुत सारे कन्वीनियंस हो जाता। तो टैक्सी से घूमने में अगर आप मल्टीपल जगह देख रहे हैं जो आसपास हैं, पर्टिकुलरली राजस्थान या कर्नाटक ऐसे स्टेट्स हैं, बिल्कुल मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, कि जहां आप 5-6 जगह एक साथ देखते, तो ये 5-6 जगह आपको एक साथ देखना है तो टैक्सी करो। टैक्सी में जैसे मैंने आपको रेशो बताया, नॉर्मली जो आप 6 दिन में देखोगे वो 4 दिन में ज्यादा अच्छी तरह देखोगे, ज्यादा रिलैक्स होते हुए, क्योंकि आप जब चाहो उस वक्त निकल सकते हैं। और दूसरी बात, दूसरे पैकेज टूर में उनका बंधन रहता है, अब 1 घंटे में तो किला देख के आ जाओ। कभी कभी ऐसा रहता है कि एक आध जगह अपने को ज्यादा देर रुकने की इच्छा रहती है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, अपन गए, अपन जितनी देर रुकेंगे उतनी देर रुकेंगे। ये एक बहुत छोटी सी टिप है, बहुत इम्पोर्टेंट, कि टैक्सी करके घूमो। क्योंकि इंडिया में टैक्सी, ये जो आउट स्टेशन टैक्सी है, अभी 3,500 से 4,000 रुपए पर डे की अपने को टैक्सी मिल जाती। तो अगर मैं 6 दिन का प्लान कर रहा हूँ तो 24-25 हजार रुपए की टैक्सी में हो जाता। हाँ। लेकिन आगे बहुत पैसा बचता, होटलों का पैसा मिलता है, और कन्वीनियंस इतना रहता है। और दूसरी टैक्सी है। हाँ। तो खाना खासा एक्सपेंसिव होटल में, कई बार ढाबों में ज्यादा अच्छा खाने में, ज्यादा सस्ता और ज्यादा। और अगर लोकल हो ड्राइवर तो वो आपको और फिर जुगाड़ करवा देता है। वो यार तो राजस्थान में एक ड्राइवर था, वो तो मर्डरर था, खून कर चुका था। हाँ। और पुलिस से बता, एक गांव था, मैं उसको इस गांव में चल पहले पड़ा हुआ था, वह तिल पट्टी करके एक मिठाई रहती। हाँ। तिल की पट्टी, लेकिन वो पतली जैसी है जब ये रहती। अच्छा। तो मैंने कहा वो तिल पट्टी यहाँ अच्छी मिलती, चल। नहीं, यहाँ नहीं जाऊंगा। बोले यहाँ क्यों नहीं जाएगा, थोड़ा नाराज हो। हाँ। बाकी उसने कभी नहीं किया। नहीं, बोले मैंने मर्डर किया था, यहाँ मेरा फोटो लगा के पुलिस से आपको तिल पट्टी खिला रहा, मैं दूसरे गाँव में लेके उतनी अच्छी तिल पट्टी दिलाता वो। ऐसा एडवेंचर हो गया। अभी डायरेक्ट मर्डर तो नहीं था। ट्रैवलिंग में ये ऐसी भी चीजें पता हो जाती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर रसिकता से ट्रैवलिंग करना जैसा आप समझा रहे हो, तो ये वाला कन्वीनियंस होना बहुत जरूरी है। हाँ। तो आप फिर वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक हमारा बिहाइंड द कैमरा भी एक बार बात हुआ था, अगर आपको याद होगा तो, कि आप वो चाइना में कहीं गए थे और फिर सब लोग इस दिशा में मुड़े और आप इस दिशा में गए, आपको कुछ एक्सप्लोर हुआ था। तो वो एक बार आप गेस्ट को बताइए, हमारे सारे दर्शकों को बताइए। मराठी में एक जो बोलते ना, वो खराब बात है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग असतात ते शेयर मेंढ्या सारखे असतात। हाँ, भेड़ चाल जैसे रहते। उनको किसी ने बता दिया ये अच्छी जगह है तो वो सब उधर जाते। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में, अब वो तो सबसे बड़ी जगह है वहाँ की, तो बीजिंग के ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे गया। बहुत सुंदर अरेंजमेंट है, उन्होंने बड़े स्काई वॉक्स और ये वो बनाए हुए, वहां तक पहुंचा। अब वो वॉल है, इधर भी फैली हुई, इधर भी फैली हुई। सारे जो फोटो देखते हैं वो इस साइड के वॉल के हैं, जो अपन देखते ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब सारी भीड़, वो जो फोटो में देखा होगा, सारे के सारे लोग एक साइड में, मैं भी उस साइड गया पहले उन लोगों के साथ साथ। फिर वो कैसा वॉल है, बीच में फिर एक बिल्डिंग टाइप आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, फिर से वॉल। 2-3 बार चलने का मेरे ध्यान में है कि बहुत ही भीड़ बढ़ रही, भयानक। और फिर मेरे को ध्यान में आया कि इसके उल्टे डायरेक्शन में कोई भी नहीं जा रहा, और वो भी करीब करीब वैसे ही है। फिर वहां तो मैंने कहा कि भाड़ में गए लोग तो उल्टे डायरेक्शन में जाना चालू किया। और उल्टे डायरेक्शन में जाने का आगाम या स्वर्गाची पाहिला जैसा मराठी में बोलते, इस साइड में तो सिर्फ दीवार थी और ब्लॉक्स थे, यानी जहाँ पहरेदार वगैरह खड़े रहते। इस साइड में तो पूरा गांव भी था बीच में, यानी वो वॉल के बीच की वॉल बहुत लंबी है ना, यानी टोटल लेंथ ऑफ द वॉल, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन एक जमाने में 21,000 किलोमीटर थी। 21,000 किलोमीटर की वॉल थी वो। बाप रे। और वो वॉल इतनी चौड़ी है कि उसके ऊपर से 2 ट्रक आजू बाजू से गुजर सकते, इतनी थिक वो वॉल है। बाप। तो मैंने उल्टे डायरेक्शन जाना चालू किया, जिस चाक फिर से वही काला कुत्ता भी दिखता हुआ। चलिए, क्योंकि वो डायरेक्शन में कैलेंडर की फोटो या फोटो में नहीं देखा था यूट्यूब। जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने किलोमीटर में बताया, जस्ट फॉर रेफरेंस में बता देता हूँ सबके लिए कि आपने बोला 21,000 टोटल लेंथ टोटल। तो अगर मैं वैसा देखा जाए रेफरेंस के हिसाब से, तो रामेश्वरम से जो साउथ पोल का डिस्टेंस है वो 11,000 किलोमीटर का। हाँ, तो डबल हो, तो उसका डबल। तो ये थोड़ा सा लोगों को रिलेट करने में आसान है, इसलिए बोला। बहुत लंबी थी। हाँ, पर अब बहुत छोटे टुकड़े रह गए उसके। हाँ, ऑब्वियसली, पर जो पहले जो थी वो टोटल लेंथ ऑफ द वॉल। राइट। तो फिर दूसरे डायरेक्शन में जैसे जाना चालू किया तो नई नई चीजें मिली, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स मिले, जहाँ वो लोग वहाँ के ऑफिसर्स रहते, वॉल को भी संभालने के लिए लोग चाहिए ना।
वो मिले। एक ऐसा ग्राउंड मिला बना हुआ पेव जहाँ कल्चरल शोज वगैरह होते थे, वो नई चीज मिली। थोड़ा आगे जाने के बाद एक बुद्ध का मंदिर था, और मैं जब गया था उस समय -2 वगैरह टेम्परेचर चल रहा। बाप रे। एक मंदिर पूरा खाली मंदिर, चाइनीज मंदिरों में खूबसूरत क्या थे, वो लाल लैंटर्न्स उनके सब तरफ लगे रहते। हाँ। वो लैंटर्न्स थे, वो विंड चाइम्स जो रहती वो लगी हुई थी, और एक ही बुद्धिस्ट मॉन्क था जो खराब जो बर्फ है उसको झाड़ के एक जगह उसके गगी जमा रहा था, और वो विंड चाइम्स की आवाज फिर से जिसको बोलते हैं ना तादाद में आध्यात्मिक जिसको बोलते हैं, अंदर से वो बुद्ध के जो वो जो उनका ओम मणि पद्म होम वो जो बोलते वो इतना प्यारा आवाज रहता वो, ऐसा वो यानी पहाड़ी गा रहे ऐसा लगता, बिल्कुल। कोई तो पहाड़ बोल रहा है ऐसा लगता। वहां से अंदर से वो आवाज विंड चाइम्स, अकेला, और वो झाड़ने वाला आदमी उसका जो झाड़ वो भी एक रिदम जैसा क्या हो जाता, कभी एक पूरा दृश्य एक म्यूजिक बन जाता है, यानी इट बिकम्स अ पीस ऑफ म्यूजिक। बिल्कुल। तो वो उसके झाड़ने का आवाज भी जैसे कहता है वो म्यूजिक हो गया, इधर विंड चाइम्स बज रहे। मेरे को यानी बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं पड़ता और आपके आंखों से आंसू बहना चालू हो जाते हो। वो एक ऐसा मोमेंट था कि मेरे को थोड़ी देर का पता पड़ा कि आंसू बह रहे थे मेरे आंखों से, क्योंकि फिर से वही जो होगा ना कि हाल मेरी ये औकात नहीं है, ये इतना उन्हें इमेजिनेशन के ऊपर का चल इमेजिन कि मेरी बिना औकात की चीजें मेरे को नेचर दे रहा है, वहाँ इतनी मेरी औकात नहीं कि मैं इतनी खूबसूरती देख सकूं। बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन हो गया वो। तो यही प्रिंसिपल अपनाते हुए दुबई में 31 का मैं दुबई का जो बुर्ज खलीफा है उस पर फायरवर्क्स रहता। हाँ। तो वो फायरवर्क देखने के लिए एक उन्होंने मैदान टाइप बनाया हुआ है, सारी भीड़ वहीं जमा होती, 4 लाख लोग, कुत्ते से बहुत बड़ी जगह नहीं है। हाँ। और मैं 9 बजे ही वहां पहुंच गया था, 9 बजे इतनी भीड़ थी कि खड़े रहने को नहीं मिल रहा था। अच्छा। और मैं बोला 12 बजे वो फायरवर्क चालू होगा। हाँ। 3 घंटा में खड़ा कैसे रहूंगा? तो बिल्कुल ही फिर वही कि लोग कहाँ नहीं जा रहे, चलो उल्टे डायरेक्शन में। तो जहां लोग खड़े थे तो उसकी उल्टी डायरेक्शन जाना चाह रहा हूँ। 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद पता पड़ा कि वो जो कार पार्क था बुर्ज खलीफा वहां कोई भी नहीं रहता, और वहां से वो पूरी बिल्डिंग थी। उधर जहां से इनका व्यू पॉइंट था उसके सामने तो बुर्ज का वहां का जो शॉपिंग मॉल है वो करीब 20 फ्लोर का व्यू काट रहा था। यहाँ से तो थोड़ी दूर गई थी बिल्डिंग, नेचुरली उधर चले जाने का। तो इतना ही एक अगर फ्लॉ था तो दूर हो गया, वहां शायद नजदीक से दिखा, लेकिन मेरे को पूरी बिल्डिंग दिख रही। वो बुर्ज खलीफा का फायरवर्क जो रहता 31 का वो ऐसी चीज है कि वो देखना ही चाहिए, बिना देखे समझ नहीं सकते। वो इतना ड्रामेटिक इवेंट रहता हो कि पहले तो वो पूरे बिल्डिंग पे डिस्प्ले पूरा डिजिटल डिस्प्ले रहता। सबसे पहले खट से ऊपर लिख के आ जाता हैप्पी न्यू ईयर वगैरह करके, और वो लिख के आने के बाद फिर वो जो पटाखे फूटते हो अपने को सिर्फ पटाखे नहीं रहते वो सिंक्रोनाइज रहते हो, म्यूजिक जैसे वो सिंक्रोनाइज होते हो। ऊपर तक जाना, ब्लास्ट होना, उसके बाद फिर करीब 5 मिनट तक वो चलता, फिर रुकता वो शो। रुकने के बाद हेलीकॉप्टर आते, बहुत ही हॉलीवुड पिक्चर जैसा रहता, यानी जैसे फायरवर्क बंद हुए बराबर हेलीकॉप्टर्स आ जाते फायर ब्रिगेड के, कि कहीं बिल्डिंग को कहीं आग तो नहीं लगी, क्योंकि पूरे बिल्डिंग भर उन्हें पटाखे लगा के रखे हुए। लेकिन उतनी देर लोगों का बोर नहीं होना चाहिए, तो बुर्ज खलीफा के आजू बाजू भी 70-80 फ्लोर के बिल्डिंग्स हैं, वहां फायरवर्क चालू हो जाते पूरे परिसर में। और फिर हेलीकॉप्टर जैसे गए एकदम कोई जेम्स बॉन्ड का पिक्चर देख रहे ऐसा लगता, हेलीकॉप्टर के गए दूर कि फिर ये फायरवर्क बंद, फिर बुर्ज खलीफा का फायरवर्क चालू। तो ये सारा मैं आराम से खड़े होके बिना मेरे के जब बैठना तो वो मिट्टी थी वहां, जो वहां रेगिस्तान है तो बैठने, लेकिन रेगिस्तान में बैठ के आराम से पूरा बुर्ज खलीफा का फायरवर्क। तो थोड़ा सा अगर अपन लोगों से अलग सोच अपनी हो, अलग अगर जरा से पिस्ट कर सके तो अलग कुछ मिल जाता है। अलग एक्चुअली मैं एक बार बनारस गए थे हम लोग, तो बनारस की गलियों में घूम रहे थे, क्योंकि बनारस में बोलते हैं कि 80 घाट और गलियां घूमते रहो, आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। जैसे 2 चीजें देखी मैंने। एक चीज देखी मैंने कि आप गली से चलते रहो, अब पीछे से गाड़ी आती है, अगर सामने कोई गाय गलती से हो तो कोई हॉर्न नहीं बजाता है जब तक वो गाय निकल नहीं जाती। तो इतना उच्च लेवल का रिस्पेक्ट मिल जाता है। और गलियां ऐसी है कि गाय निकलने से पहले आप निकल नहीं सकते, तो ये एक अनोखी चीज देखी। दूसरा मैंने एक देखा कि वहाँ काफी जगह भी मतलब इसका काफी उल्लेख भी हुआ हर जगह, लेकिन वो मैंने अपनी आंखों से देखा बनारस में। तो एक साधु थे जो सुबह सुबह अपना नहा धो के निकल रहे थे मंदिर की तरफ, तो एक छोटा सा मंदिर पड़ता है रास्ते में उनका, वहां बहुत शंकर जी का मंदिर है, तो रास्ते में मंदिर पड़ा, तो उन्होंने अपने कमंडलों से पानी निकाला और बोला खुश रहा, मतलब किसको कि शंकर जी को। हाँ, शंकर जी को बोले खुश रहो, आशीर्वाद देवी। हाँ, तो बहुत सारे लोगों को पूछा तो वो बोले कि ये सिर्फ बनारस में हो सकता है कि लोग यहाँ भगवान को भी आशीर्वाद दे सकते। तो ये ऐसा कुछ यूनिक चीज है, कुछ अलग सी कुछ तो भी चीज है। तो ऐसा कोई आपका अनुभव है कि कुछ अलग सा कुछ कोई आदमी मिल गया, कोई चीज देखने को मिल गई? एक
थोड़ा सा अनुभव है। हाँ। बहुत कम लोगों को ये शौक रहता है, लेकिन मेरे को ये शौक है कि जो बड़े बड़े, जैसे मैं मॉस्को गया था तो मेरा फेवरेट राइटर लियो टॉल्स्टॉय था। तो लियो टॉल्स्टॉय का घर मैं देखने गया था, होम म्यूजियम, हाउस म्यूजियम है। अच्छा। अलेक्जेंडर पुश्किन का मैंने घर देखने गया था मैं। गांधी जी के सारे जो घर है, सेवाग्राम से लेके सब मैंने देखे हुए हैं, साबरमती आश्रम से। उसी तरह मेरे हिसाब से दुनिया के 10 ग्रेटेस्ट लोग निकाले तो उसमें चार्ल्स डार्विन का नाम आया। तो लंदन जब हमको घूमने का था तो लंदन का दोपहर का पूरा टाइम था, तो मैं चार्ल्स डार्विन का घर का उन्होंने म्यूजियम बनाया हुआ है। अच्छा। तो वो लंदन से दूर है, इतना टैक्सी का भाड़ा मैंने दिया नहीं आज तक। 32 किलोमीटर, 80 पाउंड जाना, 70 पाउंड आना, 150 पाउंड यानी 15,000 रुपये हो गए रफली। तो 15,000 रुपये मैंने सिर्फ टैक्सी के दिए। हाँ। लेकिन मेरे को उनका घर देखना ही था और उसका टिकट 2200 रुपये पर हेड था। तो 4400 रुपये मैं का टिकट डार्विन के घर का, और प्लस एक किताब थी, वो फोटोग्राफ्स वगैरह डार्विन के पुराने, उसका वो 2000 रुपये की वो किताब, और करीब 750 रुपये वाली कॉफी थी वाली, हम दोनों ने मिल के पी। उसके अंदर जो रेस्टोरेंट था। हाँ। यहाँ क्या हुआ कि जब मैं अंदर टिकट लेने गया तो वहाँ उस म्यूजियम का क्यूरेटर खड़ा हुआ, मेरा फिर से भाग पड़े था और मेरे मुंह से निकल गया कि टिकट लेने के, मेरे सामान रखता, मेरे बैग वगैरह थी, ये कहाँ रखो, तो मेरा, तो मैं उसकी, मेरे मुंह से सहज निकला कि आई एम नॉट अ ट्रैवलर, आई एम अ पिलग्रिम। मैं पिलग्रिमेज पे आया हूँ, डार्विन मेरे लिए साधु संत है, ऋषि मुनि है। आई एम हियर ऑन अ पिलग्रिमेज। उस बात का शायद उसको पे असर हो गया कुछ। तो फिर उसने मेरे को बताया कि मैं कैमरा था तो बोले फोटो जहाँ नहीं निकालो, जहाँ अलाउड होगा वहीं फोटो लूंगा, जहाँ फोटोग्राफी नॉट अलाउड है वहाँ नहीं लूंगा। तो ठीक है उसने बोला। फिर मैं और मेरी बीवी घूमे, बहुत प्यारा घर है वो। डार्विन का पर्सनल जंगल भी था 15 हेक्टेयर का, तो वो पीछे जंगल है, और उन्होंने जैसे डार्विन के जमाने में घर था वैसा ही मेंटेन किया। डार्विन बहुत बड़ा नेचुरलिस्ट भी था, और मैं गया हूँ स्प्रिंग सीजन में, तो सब नए नए फूल खिल रहे हैं, ये वो सारे। वहाँ एक जामुनी फूल, अभी नाम नहीं याद आ रहा, उसके पूरे खेत के खेत थे वो आज, और दुनिया भरे के पक्षी, हमिंग बर्ड्स और तितलियाँ, है ना, वही फिर आंसू आने का ही था वो। और फिर पूरा अंदर देखा, डार्विन की स्टडी, डार्विन एक नई चीज बात देखने के लिए कि डार्विन कितने बड़े लोग व्यवस्थित कितने रहते। तो वाइफ उन्होंने पन्ना खोल के रखा हुआ है डायरी का डार्विन के। तो जहाँ डॉक्टर ने बताया था कि उनके बीवी को बुखार था, तो हर 1 घंटे बाद बुखार टेम्परेचर लेके और बीपी गिन के, तो उस पर भी उसने बीवी का नाम ऐसा कर्सिव हैंडराइटिंग में लिख के मार्जिन बना के बराबर 10 PM को कितना भी, इतना अच्छा लिखा हुआ था कि जैसे कोई कविता लिखी गया, इतना वो बड़ा है ना। ये सब देखा और वापिस आया तो था ही वहाँ, गिव मी योर कैमरा, वो मैं थोड़ा डर गया। आई हैवंट टेकन फोटोग्राफ्स वेयर दे आर नॉट अलाउड, आई हैव टेकन फोटोग्राफ्स ओनली, नहीं जस्ट गिव इट टू मी। एंड थोड़ा डर गया मैं कि अभी क्या ये पूरा ही मेमोरी खत्म हो गया, करते ना बोले पूरा वापस था। एंड कम विथ मी, बोला उसने मेरा कैमरा लेके चला, मैं उसके साथ। ये अभी भी मेरे को कभी कभी मेरी बीवी साथ में थी करके कभी ये हुआ है ऐसा मेरे को लगता। एंड फिर उसने वो जो बुकलेट थी कि नहीं, जिसमें डार्विन के फोटो है जिस जगह, वहां उसने मुझे और मेरी बीवी को खड़े करा के वहां फोटोग्राफ ली, वो सन डायल के पास, वो उनके घर। ये चीज आज तक मेरे को नहीं समझी कि हुआ क्या। वो सिर्फ पिलग्रिम वर्ड से, शायद वो मैं पहला या आखिरी आदमी होऊंगा जो वर देखने आने के बाद वो ये बोल रहा है कि आई एम ऑन अ पिलग्रिमेज। शायद वो उस वर्ड से प्रभावित हुआ होगा। 100%। ये ऐसी घटना है कि क्योंकि अभी भी मेरे को, मैं बीवी को पूछता कि ऐसा हुआ था ना अपने हुआ था ना फोटोग्राफ से अपने को, तो वो फोटोग्राफ है तो वो ये था। तो इस तरीके का ये बिल्कुल। जब बच्चे करके, मेरे मैथ्स टीचर हूँ तो बच्चों से बोर आना था, ये एक ही चीज मेरे को नहीं होती। बोर नहीं होता हम लोग की जनरेशन। ये बोर होगा क्यों? क्योंकि करने लायक इतनी चीजें हैं। हाँ, जिससे कभी कभी दुख होता कि इतना करने लायक और मैं सब कुछ जिंदगी में नहीं कर पाऊँ। बिल्कुल। तो अगर हुआ ही तो इतना होता, लेकिन बोर है होगा। अभी मैं पियानो नहीं सीखा, वो सीखने की इच्छा है। पेंटिंग नहीं सीखा, वो सीखने की इच्छा है। अभी कल यूट्यूब पे साइट देखी जाए 3D डायग्राम्स कैसे निकालना, वो था। तो वो कई हर चीज होगी नहीं, लेकिन बोर होने को वक्त कहाँ है? देयर इज नो टाइम टू गेट बोर। बिल्कुल। तो रोमांस तो बरकरार रहेगा। और जो बुद्ध का मैंने वाक्य बताया था, हाँ, कि सही में आंखों से दिखना है नहीं क्या? बिल्कुल। ये तो अभी अपने व्याख्या थोड़ी की, पांचों सेंसेस अभी सेंसेस ऐसे करना, उनको अलाइव कर, हाँ, देखना शुरू करेंगे। ये कैसा पता पड़ेगा कि मेरी आँख दिख रही? ये तो अभी बात नहीं की ना हमारा। डेफिनेशन सिर्फ डेप्थ में नहीं घुसे। तो आज का जो एपिसोड है वो रोमांस विद ट्रैवलिंग पे है, और
मुझे रोमांस करना था ट्रैवलिंग के साथ, इसलिए मैंने को होस्ट को साथ में किया, क्योंकि मुझे प्रश्न पूछना है या क्वेश्चन करना है, ये अगर सूद नहीं रहेगी तो ये चिंता में मैंने को होस्ट को आज एपिसोड पे बोला है, क्योंकि अगर मैं खो गई हूँ तो फिर क्वेश्चन कौन पूछेगा। तो आज ये इंट्रोड्यूस इसीलिए हुआ है कि हम रोमांस कर पाए साथ में ट्रैवलिंग के साथ। तो आई होप कि आप सबको आज का एपिसोड पसंद आया हो। इससे और कुछ आपके सवाल या कुछ और आपके क्वेश्चंस होंगे कि जिसकी वजह से हम और थोड़ा डेप्थ में ट्रैवलिंग के जा सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे और वीडियोस हम लाए। और गेस्ट के बारे में भी आप हमको सजेशंस दे सकते हैं। फिलहाल तो ये जो एपिसोड है इसमें और हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।